ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पिता भी साथ में हैं और आप वहाँ पे साथ में गए भी हैं, क्योंकि दूरी बहुत है। तो अपनी बेटी के साथ वहाँ पे सहयोग कर रहे हैं और जिसमें आपका चयन हुआ है, एक पहले होता है कि कहीं सिलेक्शन हो जाए। इसमें बहुत सारे कार्य भी हैं, एकदम एनबीएस की तरह सारे कार्य हैं, आवासीय हैं और बहुत ही कम उम्र में आपका सिलेक्शन हुआ। 25 साल की उम्र में आप चयनित हुई हैं, इसके लिए एक ताली और बजा दीजिएगा। अब सुनैना जी के अनुभव को आप लोग सुनेंगे, सुनना चाहेंगे? ठीक। कितने लोग 25 साल के बैठे हैं और इससे कम कितने लोग हैं? बहुत अच्छी बात। 70,000 सैलरी है आपकी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनैना सरोज है। मेरा गांव है मुड़हर और ज़िला आजमगढ़ है। ठीक है, तो मेरा सिलेक्शन EMRS में हुआ है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, TGT हिंदी के पद पर हुआ है। ठीक है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। इतना दूर जाना बहुत, मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट एकदम अलग है, चेंज है पूरा एकदम। वहाँ की लैंग्वेज दूसरी है और हम इस साइड से गए हैं तो लैंग्वेज का पूरा डिफरेंस है। दिक्कत तो बहुत होती है, लेकिन ये एक चीज़ की खुशी होती है कि सेलेक्ट होके गए हैं, पहली नौकरी है। मतलब सिलेक्शन के बाद एक होता है ना कि वो भी सेंट्रल की जॉब, और पूरे गांव में मेरी सेंट्रल की पहली जॉब है। और सभी लोग हैं तो कोई प्राइमरी में है, कोई बिहार में सेलेक्ट हुआ है, लेकिन सेंट्रल की मेरी पहली जॉब है। और मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य लगता है कि मेरी लाइफ में मेरे सर गुरुजी मुझे मिले, क्योंकि पहला बैच था ऑनलाइन का जिसमें मुझे नहीं पता था कि हाँ इलाहाबाद में कैसी प्रिपरेशन होती है। ये सुन रखा था कि हाँ सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये मुझे ऑनलाइन में सर मिली। जैसे मेरे चाचा सर ने बताया कि वो सिलेक्टेड है यहाँ से, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ही मतलब परिश्रम करके जॉब ली थी। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि पहले मैं साइंस साइड थी इंटर तक, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे इसमें साहित्य में डाला कि इससे अगर हिंदी सब्जेक्ट से करोगी वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं तो उसमें सिलेक्शन तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया बस मैं वैसे ही पढ़ती चली गई, और उसका परिणाम है कि 25 साल की उम्र में मेरा सिलेक्शन हुआ। और उनको बताया, यहाँ पढ़ते हैं ऑफलाइन बैच में अरविंद करके नाम है, ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो। उस टाइम पे ये पुलिस की वैकेंसीज थी तो उसके लिए सामान्य हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो सर से ही कोचिंग ले रहे थे। तो उन्होंने बताया कि वो सर हिंदी बढ़िया पढ़ाते हैं, वहीं से करवा दीजिए, ऑनलाइन चल रहा है, कोरोना काल था। तो फिर वहीं से अपना फिर सर से पढ़ने लगे। यह है कि सर जो पढ़ाते हैं वो मतलब कि पूरे मन से एक्सेप्ट होता है कि हाँ कुछ हम पढ़ रहे हैं, किसी गुरु से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट तो सब कोई पढ़ाता है, वही मैटर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वही सब कोई पढ़ाएगा, लेकिन जो सर पढ़ाते हैं वो बहुत अलग है। सर पढ़ाते भी हैं और संस्कार भी देते हैं हमें कि हमें कैसे रहना है अपनी लाइफ में, क्योंकि हमारी सक्सेस केवल क्वेश्चन आंसर से नहीं होती, हमारे डिसिप्लिन से होती है, हमारे अच्छे बिहेवियर से होती है। जैसा सर कहते हैं कि आप किसी को भी ये मत कहिए, किसी की बुराई मत देखिए, मतलब कि अगर आपके साइड वाला कह रहा है क्या कर रहा है उसको मत देखिए, आप क्या कर रही हैं खुद को इवैल्यूएट करिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि सर कहते हैं ना कि जैसे अगर कोई अच्छा कर रहा है तो वो अच्छा क्यों कर रहा है, वो उतनी मेहनत कर रहा है, उसके साथ साथ सब्जेक्ट तो है ही, उसके साथ साथ हमें सेल्फ कंसंट्रेट करना होगा कि जैसे हम कहीं इधर उधर ना भटके, 4 मैटर पे ना जाएं। क्योंकि जैसे मैंने केवल सर का नोट्स पढ़ के ही सिलेक्शन लिया है, रियली बताएं तो मेरे पास शुक्ल की बुक नहीं थी, फिर इसके बाद मंगवाए यहाँ से अरविंद से ही मंगवाए शुक्ल की बुक,
तो फिर उसको एक बार पढ़ा, लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत समझ में आया, फिर उसको पढ़ा। फिर इसके बाद सर का नोट्स ही लेके बैठ गई, क्योंकि सर कहते हैं ना कि कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, मेरा नोट सफिशिएंट है। तो मैंने उसी को मान लिया, और वही नोट्स जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ वही नोट्स मैंने दोहराया। जैसे मॉर्निंग में साहित्य पढ़ती थी और इवनिंग में सामान्य हिंदी, इसमें ऐसे पार्ट में करके मैंने डिवाइड कर लिया था, और दिन में टेस्ट वगैरह लगाना और ये सब। और फिर सर कहते थे कि यहाँ पे लोग 18-18 घंटे पढ़ते हैं, ऑनलाइन वालों का क्या होगा। तो वही हम सोचते थे कि ऑनलाइन में हम हैं, वहाँ पे लोग इतना पढ़ते हैं। हम यही सोचते थे कि हमारा कोई भी ऐसा टाइम ना हो जो फालतू में जाए। हम स्टडी यही मैं चाहती थी कि इलाहाबाद वाले तो इतना पढ़ रहे हैं 18 घंटे, हमारा इतना ही नहीं हो पा रहा है। तो फिर वही मैं सोचती थी कि कैसे हम करें कि इलाहाबाद वालों से बेटर करें, क्योंकि हम गांव में रह रहे हैं। और वही है कि इलाहाबाद वालों के पास इतना कंपटीशन रहता है, जैसे कि हाँ ये इतना कर रहे हैं, ये इतना कर रहे हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं रहता था, हम अकेले कि किससे कंपटीशन करें कि इसका टेस्ट इतना आ रहा है, इसका टेस्ट इतना आ रहा है, हमें तो खुद ही करना है। तो हम यही सोचते थे कि एक सर बताते थे ना, किसी की चुगली मत करो, ये मत करो, वो मत करो। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत मोटिवेट करती थी, क्योंकि जो हम टाइम अपना किसी के बारे में लगा रहे हैं वो हम अपने ऊपर लगाएंगे तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। वही मैंने किया, और वही कि सर ने जो पढ़ाया, उसके बाद जो मोटिवेशन सर देते हैं ना, उसके लिए तो कोटि कोटि धन्यवाद सर। आप जो भी हैं, सर ने कहा कि मुझ में बहुत अच्छे संस्कार हैं, तो ये मेरी पूरी फैमिली, मेरे चाचा, पापा, मम्मी, दादी और सबका, और सर का बहुत बड़ा योगदान है। जो भी है इनकी वजह से आज हमारा सिलेक्शन हो गया है, और हमारा परिवार भी बहुत खुश है कि इतनी कम उम्र में सिलेक्शन हुआ है हमारा। और वहाँ पे तो ये है, स्कूल का अनुभव बताएं तो स्कूल में तो बच्चों को हिंदी आती नहीं है मतलब थोड़ा बहुत समझते हैं। अगर वैसे एरिया का बताएं तो एरिया में तो किसी को हिंदी नहीं आती। अगर इंग्लिश में बात करो तो समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। वो भी जो पढ़े लिखे हैं वही इंग्लिश समझेंगे, नहीं तो तेलुगु ही सब। और वहाँ की लैंग्वेज ऐसी है ना कि हमारे यहाँ तो मतलब वो गालियों में गिना जाएगा अब मेरा जो स्कूल है उसका नाम है यमारस गंडगुल्लापल्ली। जब हमने पहली बार देखा था, जब आया था वो ज्वाइनिंग लेटर देखा, तो हमने पहले देखा कि हाँ ये तो तेलंगाना में है। फिर इसके बाद देखा जब नाम, तो सब लोग सुन के हंसने लगे कि बताओ ये कैसा नाम है। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकती जैसे यहाँ होता है ना, यहाँ कहेंगे आइए सर, आइए मैडम, तो वहाँ रिस्पेक्टेड वर्ड है रंडी मैडम, रंडी सर बहुत ऐसे वर्ड बहुत खुश होते होंगे वहाँ पढ़ाते हुए सर उनकी लैंग्वेज में ना इंटरेस्ट बहुत आता है फिर वहाँ की जैसे तेलुगु लैंग्वेज है तो वो संस्कृत से ज़्यादा रिलेट करती है, तो कुछ वर्ड हैं कि जो समझ में आते हैं। अब तो धीरे धीरे 3 महीने हो गए हैं तो समझ में आता है कि हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी हैं। वही है कि जैसे ये यमारस है, ये टोटल फॉलो कर रहा है नवोदय को, उसका ही सिलेबस है, उसका ही सब कुछ है, रूल पैटर्न सब वही है। वैसे ही ड्यूटियाँ भी हैं इसमें, सुपरवाइजरी ड्यूटी है 2:30 से 4:30, इसके बाद नाइट स्टडी है 8 से 9 बजे तक। मतलब ये है कि ड्यूटी तो हार्ड है लेकिन सैलरी भी अच्छी है सेंट्रल की है तो सैलरी भी अच्छी है। और मतलब कि ये है कि पहले जाने के बाद 1 महीने तक बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, एकदम पूरा मतलब ना ही लैंग्वेज समझ में आ रहा है, ना ही वहाँ का खाना, तीनों टाइम केवल चावल रोटी का नाम भी नहीं, ऊपर से
ऊपर से यहाँ की सब्जियाँ भी नहीं, वहाँ पूरा अलग अलग सब वेजिटेबल्स है, तो दिक्कत तो बहुत हुई थी। लेकिन अब ये है कि वहाँ पे रहना है, जॉब करना है, तो धीरे धीरे सब कुछ मतलब मैनेज हो गया, अब सही लगता है। ये लगता है कि जैसे ना वहाँ पे इतनी सारी ड्यूटियाँ हैं कि आप पूरा दिन भर उसी में, आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचने का टाइम नहीं मिलने वाला है इसमें। ये ड्यूटी करो, ये मतलब ये फाइल फिल करो और ये रजिस्टर मेंटेन करो, वो करो, पूरा दिन भर उसी में। जब मैं वहाँ से आ रही थी तो मैंने सोचा 15 दिन घर पे कैसे गुजरेंगे, मतलब यहाँ घर पे करना कुछ नहीं है, दिन भर बस सोना, खाना पीना, मौज मस्ती, ये कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे दिन भर काम, दिन भर, और यहाँ पे रेस्ट ही रेस्ट। वही है कि लेकिन ये है कि आपको आपके लाइफ को डिसिप्लिन्ड बना देगा, आप टाइम की कीमत को समझेंगे। अभी जैसे स्टडी टाइम में हमें टाइम की कीमत नहीं समझ में आती है ना, कि जैसे पढ़ते हैं तो फिर सोचते हैं थोड़ा ये कर लें, वो कर लें, टाइम चला जाता है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मुझे टाइम का रियल मतलब समझ में आया, क्योंकि जब आपको हर चीज़ प्रॉपर वे में करनी है, इस टाइम से इस टाइम तक बाउंडेशन, टाइम बाउंडेशन है, तो फिर देखिए कि अपने लिए टाइम आपको कब मिल रहा है, अपनी स्टडी के लिए टाइम आपको कितना मिल रहा है, वो सब टाइम निकालना पड़ता है, तब समझ में आता है कि हाँ टाइम की वैल्यू है। अभी स्टडी टाइम में तो नहीं वैल्यू मुझे समझ में आई थी, लेकिन जॉब करते हुए समझ में आ गई। तो वही कहते हैं ना कि जैसे होता है कि अक्सर मैंने देखा है, सुना है कि जो हॉस्टल वाले बच्चे होते हैं ज़्यादा अच्छा कर ले जाते हैं। ये मैं अपना बता रही हूँ, मैं वैसा नहीं कह रही कि सबके साथ ऐसा ही होता है, कि ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि उनका सिलेक्शन जल्दी होता है। तो मैंने ये चीज़ देखा है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को हमेशा एंगेज करके रखना है चीज़ों में, मतलब स्टडी, उसके बाद सुपरवाइजरी स्टडी, नाइट स्टडी, फिर उसके बाद गेम्स वगैरह, मतलब दिन भर उनको एंगेज करके रखना। तो एक जो बच्चा है वो पूरा हो जाता है ट्रेंड उस तरह से। और देखते हैं कि जैसे बहुत लोगों का सिलेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए यूपीएससी वगैरह में, तो मैंने इंटरव्यू कुछ लोगों का सुन रखा है कि नवोदय से पढ़े हैं, केवीएस से पढ़े हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें सच में वहाँ पे है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बन जाती है वहाँ पे पढ़ते पढ़ते बच्चों की। तो ये है, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो मैंने गलती की स्टडी आवर में अपने टाइम को नहीं समझा, अब समझ में आ रहा है। मैं यही चाहूँगी आप लोग इसी टाइम से उस टाइम को समझिए, टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम इज़ मनी। अब समझ में आ रहा जॉब करने के बाद। लेकिन अगर आप इस टाइम करेंगी तो वही है कि कुछ एक्स्ट्रा मत करिए, बस कि हमें स्टडी करना है, एक जॉब लेना है। सबसे बड़ी चीज़ है सिलेक्शन में हमारा बिहेवियर, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर जो पढ़ाते हैं उसके साथ जो मोटिवेशन देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, केवल स्टडी का नहीं, जो हर एक वर्ड बोलते हैं उसको आप पकड़िए। जब तक उसको नहीं पकड़ेंगी, क्योंकि कोई टीचर, किसी का सिलेक्शन तभी होता है किसी भी चीज़ में जब उसका ये एग्ज़ाम क्यों होता है कि वो ओवरऑल डेवलप है, इस चीज़ के लिए योग्य है, इसीलिए उसका सिलेक्शन हुआ है। तो वही चीज़ है कि जब आप ये मत देखिएगा कि किसी का उतना टेस्ट आ रहा है, किसी का उतना आ रहा है, आने दीजिए, कोई बात नहीं। जब आप ओवरऑल उसके लिए मैच्योर हो जाएंगी, कि जैसे सर बताते हैं ना कि स्टडी ही नहीं, अपने ऊपर भी काम करिए, अपने बिहेवियर के ऊपर, नेचर के ऊपर। जैसे ना किसी की बुराई सुनने में जो आप टाइम लगा रही हैं, उसको अपने स्टडी में लगाइए। कोई बुराई या किसी से कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उससे दूरी बनाइए कि हम नहीं रहना है आपके पास। वही है। बहुत अच्छे अनुभव आपने दिया है। एक गांव से आकर के और इतने बड़े शहर के लोग को ये बात देना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, गांव में कैसे आप पढ़ लेते थे? यहाँ रूम वहाँ अलग था कि नहीं सर, घर पे ही थे। सर घर पे ही थे, लेकिन मतलब कि ये है कि आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, क्योंकि घर पे ही थे, हम पढ़ते थे ना, तो कई लोग बाहर के लोग, गांव के लोग पूछते थे
कि अरे सुनैना दिख नहीं रही है, कहीं चली गई क्या, कहीं गई है क्या। मतलब एक एक हफ्ते तक किसी को नहीं दिखे तो कोई पूछ लिया। मतलब ये सोचते थे कि हम किसी को दिखे या ना दिखे, हमारा टाइम यूज होना चाहिए। क्योंकि जैसे होता है ना कि हम खाने में कितना टाइम लगा रहे हैं, कितना स्टडी में लगा रहे हैं, तो वो हम सोचते थे कि हमारा जितना भी टाइम बचे वो सब स्टडी में लगे। और सर इतना अच्छा पढ़ाते थे कि हमारी मम्मी है, जब हम लोग पढ़ते थे तो वो कहते थे कि इतने अच्छे गुरु इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। वही कहती थी कि अगर मुझे वैसा गुरु मिला होता, अगर मुझे वैसी पढ़ाई मिली होती तो मैं भी आज शायद टीचर होती। अच्छा, ऐसा माहौल आपने बनाया? सर मेरी स्टडी में मेरी मम्मी ने, मेरी बहन ने, मेरी फैमिली ने, मेरी दादी दादा ने, मेरे पापा ने, मेरे चाचा ने, मेरी चाची ने, सब ने बहुत हेल्प की है। क्योंकि मैं जब स्टडी करती, ये होता है कि घर में काम भी करना है, तो वो है मम्मी मैनेज कर लेती थी कि नहीं तुम पढ़ाई करो, काम मैं कर लूँगी। अच्छा, रूम अलग था आपके, उसमें पढ़ते थे कि उसमें सब लोग थे? नहीं सर, जैसे पूरा घर है तो कोई एक रूम ले लिया, तो हम ये ऐसा नहीं था कि रूम में ही पढ़ते थे। गांव एरिया है तो कहीं आम के पेड़ के नीचे बैठ गए, तो कहीं घर के बगल में बैठ गए, तो कहीं छत पे बैठ गए। ये मेरा पर्टिकुलर नहीं था कि स्टडी टेबल लगा के बस यहीं मुझे पढ़ना है। कभी कभी बेड पे लेट के पढ़ लिए, तो कभी चेयर पे बैठ के, कभी डिस्टर्ब नहीं करता था आपको? नहीं सर। अच्छा, नेटवर्क काम करता था? हाँ सर नेटवर्क के बगल में ही हूँ मैं, हमारे बगल में ही टावर है। टावर लगा होगा? हाँ टावर लगा है। बहुत अच्छा लगा आपके अनुभव। जो अनुभव आप दे रहे हैं, मुझे लग रहा है 40-45 साल स्टडी करने के बाद लोग निकलते हैं इससे आवाज़। तो ये 25 साल की उम्र में एक्स्ट्रा है आपके पास कुछ अनुभव, ये कुछ लग रहा है कि ईश्वरीय देन। ये सब जो बोल रहे हैं, ये सब शिक्षकों के सानिध्य में क्लास में बैठ करके सीखा जा सकता है, ऑफलाइन में। सर ये सब ना मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी फैमिली और आपका यही है सब रीजन। अच्छा, सब याद हो जाते थे रचनाएं? अंग्रेजी में कैसे पास होंगे, इतना कठिन? लोग यहाँ कितने लोग फेल बैठे हुए हैं? सर मैंने कितने लोग अंग्रेजी में फेल हुए हैं? हाथ उठाए पहले एमआरएस में। ये देखिए कितने लोग बीच में आप पास हुए। सर टीजीटी पीजीटी दोनों का डाले थे, तो उसमें ये था कि पीजीटी का पहले एग्ज़ाम था तो दिए, तो उसमें हिंदी वगैरह में सब तो किए, इंग्लिश में पता चला कि फेल हो रहे हैं। जब घर आके मिलाया तो इंग्लिश में पहले आते ही मैंने पापा से मिलवा लिया, देखो मेरा कितना सही हो रहा है इसमें। तो उन्होंने कहा अब इसमें गई तुम, इंग्लिश में सही नहीं हो रहा है उतना तुम्हारा। तो फिर इसके बाद एक हफ्ता उसमें मिला था मुझे, तो उसमें पूरा फिर मैंने इंग्लिश पे ही ध्यान दिया। मैंने कहा पहले इसको तो क्वालिफाई करें, उसके बाद तो चेक होगा। टोटल आपने इंग्लिश ही पढ़ा एक सप्ताह? हाँ, एक सप्ताह तक टोटल इंग्लिश पढ़ा, क्योंकि जैसा उसमें ग्रामर वगैरह था वैसा ही ग्रामर इसमें भी आया। तो खूब प्रैक्टिस किया आप उसमें? हाँ खूब, एक हफ्ते तक पूरा उसकी प्रैक्टिस की कि कम से कम क्वालिफाई होंगे तब तो वो कॉपी चेक होगी। तो परीक्षा कहाँ हुई थी आपकी? सर लखनऊ में। लखनऊ। डर नहीं लग रहा था पेपर देख? नहीं सर, डर नहीं लगा। अच्छा, कैसे सिलेबस को पढ़ती थी वहाँ ऑनलाइन में? सर जो आप डेली क्लास करवाते? लाइव क्लास बराबर देखते थे? हाँ सर, डेली। देखिए, ये बहुत बड़ा ड्रीम है आपका। लगातार एक हफ्ते से आप फ़ोन कर रही हैं, कोचिंग वाले पता है कि कोई सिलेक्ट हैं, वो आना चाह रही हैं, तो ऑनलाइन में कौन आता है? ये अपवाद हैं आप। ऑनलाइन में कोई आता ही नहीं, पहली बार आप हैं जो इतना दूर से यात्रा करके आए हैं। सर नहीं, आप एक बार मैं क्लास देख रही थी तो किसी ने कहा कि मैं ऑनलाइन से हूँ, सेलेक्ट हुआ हूँ। तब आपने कहा हम क्या जाने कौन सेलेक्ट हुआ है, कहाँ सेलेक्ट हुआ है, जब आएंगे तब ना। तो फिर मैंने मन बना लिया कि अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं तो जाऊँगी। और कुछ अनुभव बताएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन करके। और कौन कौन सी बात सावधानियाँ बरतनी चाहिए? अच्छा, इलाहाबाद से ज़्यादा पढ़ लेती थी वहाँ? देखिए, ये लोग बनाने खाने में समय दे देते हैं ज़्यादा। सर इस मायने में मैं लकी हूँ, मेरी मम्मी बनाती थी अपना। तो बनाने खाने का आता है आपको ना? हाँ सर। बना ले। अब वहाँ गए तो खुद ही बना खा रहे हैं। नहीं, घर पे अगर कोई ना बनाए तो खाना बना सकते थे ना? हाँ सर, इतना मतलब जानबूझकर नहीं बनाते थे? हाँ।
सर वो कहते हैं ना थोड़ा क्या बोले जांगर कम है। वही है सर। जैसा आचाराम तो सुख नहीं पूरा कर पाए आप? नहीं सर पूरा नहीं कर पाए। जब हमें लगा कि हम ये पूरा नहीं कर पाएंगे और इसी में सीटेट वगैरह सब था, तो फिर मैंने जब आपने बोला कि नहीं मेरा जो नोट्स है यही सफिशिएंट है, तब मैंने केवल नोट्स ही पढ़े, केवल आपके नोट्स पढ़े। बुक्स तो बहुत सारी ले जाके रखी हुई थी लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं मिला, केवल नोट्स मैंने रिवाइज किया, केवल। तो प्रश्न हल करती थी? हाँ सर प्रश्न हल कर। प्रश्न कौन कौन सी किताबों से सहारा लिया? हाँ सर कौन कौन सी बुकों का सहारा लिए जो क्वेश्चन वाले हल किए जाते हैं? सर वही जो आप देते थे वही। नहीं, कोचिंग वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न थे, हाँ कौन कौन सी हाँ किताबों सर से? शिल्पी। शिल्पी ज्यादा हल करते हाँ टीजीटी पीजीटी शिल्पी वही। थे। और किताबें नहीं थी? नहीं सर और किताबें ये पूर्णचंद्र ये सब नहीं था? नहीं नहीं सर। क्योंकि मुझे वही कि जब वहाँ समझ में नहीं आ रहा था चरणचंद शुक्ल में, आपने कह दिया कि इससे सिलेक्शन हो जाएगा, तब मैंने कह दिया अब मैं यही पढ़ूंगी, इसी से सिलेक्शन लेना है मुझे। केवल सर के नोट्स से मैंने सिलेक्शन लिया है। यहाँ लग रहा है ज़्यादा पढ़ लेते हैं आप लोग, मैटर से संतुष्ट नहीं है। सर यही है कि मैटर ढूंढेंगे तो बहुत है, आज के टाइम पे ऑनलाइन के टाइम पे बहुत ज़्यादा मैटर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये है कि हमें पढ़ना क्या। जैसे होता है ना यूट्यूब पे अच्छी चीज़ें भी हैं ख़राब चीज़ें भी हैं, लेकिन हमें क्या लेना है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी समझ है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो वही चीज़ मैंने किया। जैसे ये होता है ना कि ये मत भागिए कि बहुत उलझने की कोशिश करिए, मतलब खुद को चीज़ों से अलग रखिए। जैसे सर ने किताबें बहुत बता रखी थी, कोई कह रहा था ये पढ़ो वो पढ़ो, तो मैंने सोचा कि इतना कंफ्यूज हो जाऊंगी मैं, पूरा मतलब समझ में नहीं आएगा। तो फिर जब ये सब सर ने कहा कि मेरे नोट्स काफ़ी हैं, तब फिर मैंने कहा कि सर जब कह रहे हैं तो वो पढ़ाते हैं, बच्चों को सिलेक्शन दिलवाते हैं, तो मैं तो अब वही करने वाली हूँ। अच्छा, लोग के सिलेक्शन होते थे, वीडियो देखते थे? हाँ सर देखते थे। अच्छा लगता था? हाँ सर बहुत अच्छा लगता था। वही देखते थे कि सब लोग इतना ज़्यादा पढ़ के मतलब ऑफलाइन से सिलेक्शन ले रहे हैं, हमारा कैसे होगा, हम ऑनलाइन वाले हैं। और सर मेरे चाचा भी बहुत मोटिवेट करते थे, उनका नाम हरिराम सरोज है मुडर, वो बहुत मोटिवेट करते थे, कहते थे कि तो इलाहाबाद में इतने घंटे लोग पढ़ते हैं और तुम हो कि दिन भर ये वो इसमें उसमें बिजी रहती हो, तुम्हारी पढ़ाई कुछ नहीं होती, भले ही मैं कितना ही पढ़ लूँ। वो कहते थे नहीं तुम्हारी पढ़ाई उतनी नहीं हो रही है जितना इलाहाबाद में लोग करते हैं। ये भी रीज़न था कि मेरा सिलेक्शन जल्दी हो गया। मेरी लाइफ में ना मोटिवेट करने वाले मेरी पूरी फैमिली है। ये है कि मुझे मोटिवेशन सर, मेरे पेरेंट्स, फैमिली सबका भरपूर मोटिवेशन मिला, और फिर स्टडी के लिए भी मुझे ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। जैसे सबसे बड़ी चीज़ होती है ना इधर उधर भटकना। अब कहीं कोई जैसे मेरे चाचा ही थे, पहले पुलिस की तैयारी कर रहे थे, फिर किसकी किए, फिर लास्ट में जब एज ओवर होने लगी तब उन्होंने टीजीटी पीजीटी पे फोकस किया। तो फिर ये उनका एक गाइडेंस था कि अगर जल्दी नौकरी लेनी है तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करती जाओ और तुम्हारा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। तो वही वैसे मैंने सब किया सर। और बहुत सारी बातें थी लेकिन अब इस टाइम भूल गए। क्या सोचे थे, हम याद दिलाएं आपको? सर हमें ही नहीं याद है। क्योंकि आपके पापा भी आएंगे, मैं चाहूँगा उनको कितनी खुशी मिलती है जब सिलेक्शन होता है किसी का, क्योंकि साक्षात पूछा जाएगा। और कितनी अच्छी बात है कि सारे काम छोड़ के आप साथ में सुरक्षा के लिए गए हैं। और 1-2 महीना हो गया होगा जॉब करते हुए आपको? 3 महीने मुझे लग रहा आप कितने इम्पोर्टेंट समय छोड़ के आप वहाँ गए हैं, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कौन जाता है किसी पास, संभव ही नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आपसे भी ये कैसे आपको ड्रीम आया पढ़ाने का इतना, आप इलाहाबाद क्यों नहीं भेजे ऐसे टैलेंट लोग को? सर ये खुद बीकॉम है, बीकॉम किए हुए। हमारे तरफ से सभी को नमस्कार। और हमारी बिटिया सेलेक्ट हुई, ये आप सभी को बताते हुए हमें बहुत ही अपार खुशी हो रही है। और
ज़्यादा तो हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वही कहते हैं कि खुशी को एहसास किया जाता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो जिस तरह से दुख को एहसास किया जाता है, उसी तरह सुख को भी एहसास किया जाता है। तो दुख और तकलीफ़ से घबराएं नहीं, अपना प्रयास जारी करें, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। और सर के सानिध्य में, सर के साथ, जैसा इनका नाम है निरंतर, वैसे ही आपको निरंतर प्रयास भी करना चाहिए, तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा लगन चाहिए। और इनकी पढ़ाई में सबसे बड़ा योगदान तो हमारी दादी अम्मा, हमारी ग्रैंड मदर जो थी, उनका, जब ये छोटी थी तो ज़बरदस्ती इनको स्कूल लेके जाती थी, मतलब ज़बरदस्ती, चलो तुमको चलो स्कूल, हम छोड़ के आते हैं। तो ये 3 साल की एज से ही, जबकि लोग यूकेजी एलकेजी, लेकिन गांव में क्या है, प्राइमरी पर एलकेजी यूकेजी तो था ही नहीं, तो सीधे इनको, जब ये 3 साल की एज की थी, तो घर में हमारे छोटे भाई साहब भी थे, और मैं खुद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। और जी सर। तो ड्रीम तो बहुत बड़ा था, अभी भी हम ड्रीम पे अपनी जगह पे हैं, लेकिन अब इनका ड्रीम जब सामने खड़ा हुआ तो हमें लगा कि अगर हम असफल हो रहे हैं, तो हम असफल तो है नहीं अभी, क्योंकि हम ऑन कंटिन्यू, जैसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, तो ऑलरेडी हम प्रोसेस में हैं। लेकिन सबसे पहले अब इनकी एज करीब आ गई, क्वालिफ़िकेशन बढ़ गई, क्वालिफ़िकेशन भी इस पे आ गई है, तो हमने सोचा कि सबसे पहले इन्हीं को खड़ा कर दें। तो हम लोगों का जितना भी पूरा फैमिली, सभी एजुकेटेड थे, तो सबने इनके लिए प्रयास किया। तो जो भी है, अगर पेरेंट्स बनने वाले हैं या पेरेंट्स जो भी हैं, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, और उनके जो निगेटिव्स हैं, अगर कहीं वो परेशान हो रहे हैं, तो उनका हौसला अफजाई करें, ना कि उनको डिमोटिवेट करें। क्योंकि देखिए, गलतियों से ही हम सीखते हैं, जब हम गिरते हैं तो कुछ सीखते हैं, ऐसा नहीं कि हम असफल हो जाते हैं। असफलता से डरिए मत, असफलता जैसे एक स्टेप, जैसे अगर हमें छत पे चढ़ना है, तो असफलता, अगर हम सोचिए कि डायरेक्ट छत पे चढ़ना चाहें, तो क्या हम चढ़ पाएंगे? कभी नहीं चढ़ पाएंगे। तो हमको स्टेप बाय स्टेप, तो ये मानकर चलिए कि जो हम असफल हो रहे हैं, वो हमारे लिए एक स्टेप है, सीढ़ी है, और डेस्टिनेशन तो हमारा छत है। जब हम सक्सेस हो गए तो हम छत पे पहुंच गए, लेकिन जब हम असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ को हमें हमेशा माइंड अप करना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि जैसे इनका सिलेक्शन हो गया तो हमारा क्यों नहीं हुआ, ये भी एक क्वेश्चन मार्क उठता है। देखिए, इसके पीछे रीजंस होता है, क्योंकि सबके बेसिस अलग अलग होते हैं। फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बेसिस मतलब बैकग्राउंड, जिससे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के सक्सेस और अनसक्सेस में। बच्चों की सबसे बड़ी पूंजी होती है उनके पेरेंट्स। पेरेंट्स जिस ढंग से बिहेव करेंगे, जिस ढंग से गाइडलाइन देंगे, बच्चे उसी ढंग से मोटिवेट और डिमोटिवेट होंगे। तो हमारे तरफ से तो बातें तो बहुत सारी है, बहुत बोलना है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन सिंपल मतलब एक लाइन में ही बोले ख़त्म करेंगे कि देखिए, होपलेस मत होइए, प्रयास जारी रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे अभी चांसेस हैं। अभी EMRS की बात करें तो इसमें तो 9,000 भर्तियाँ समथिंग कुछ निकली थी। अभी बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, और जो हो सकता है कि जल्दी आए, क्योंकि अभी जो प्रोसेसिंग हुई है, बहुत सारे लोग कहीं सेलेक्टेड थे, तो इस वजह से भी वो लोग जॉब नहीं किए, क्योंकि इतना जो डिस्टेंस, जो जर्नी करना था, आके जाके देखकर भी लोग छोड़ के चले गए, क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं सेलेक्टेड थे। और यहाँ हम लोग, वहाँ जहाँ हम लोग गए हैं तेलंगाना में, वहाँ उत्तर भारत से ज़्यादातर लड़के हैं। लखनऊ से हैं, मेरठ से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं, राजस्थान से हैं, यूपी से तो ज़्यादातर ही गए हैं। हिंदी के तो ज़्यादातर बेल्ट इधर से ही गए हैं सर। तो होपलेस और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू लगे रहिए, बस ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। बोलने के लिए एक बहुत कुछ है, लेकिन निराश मत हुई। हम यही कहेंगे कि कंटिन्यू एंड लेट्स गेट देम रिजल्ट। खुद इच्छा से यहाँ पे
किसी का सिलेक्शन हुआ, जी बहुत सर। लोग तो गार्जियन मना कर देते हैं, मैंने देखा है। अगर कोई किसी सिलेक्शन हुआ तो ऊपर वो आ गए, नीचे वो नहीं है, नीचे से ऊपर नहीं आ नहीं मैंने नहीं, ये देखिए कोशिश किया। ऐसा है, देखिए ऐसा कोई बात नहीं। हमने, क्योंकि जब अभी हाल ही में वहाँ पे इनका एक कल्चरल फेस्टिवल हुआ था, इंडक्शन ट्रेनिंग, मतलब जस्ट वहाँ सारे ऑफिसर्स थे, आईएएस ऑफिसर्स थे, जो भी थे और भी थे। तो वहाँ जब ये गई तो हमें वैसे भी लग रहा था कि एज में तो वैसे भी छोटी हैं सबसे जो भी हैं। तो वहाँ जो इनको स्पीच देने का जो मौका जो मिला, तो हम यही कहें कि जब भी अगर कहीं आपको कुछ मौका मिलता है, भले ही आप टूटी फूटी बोलें या भले ही लगे कि आपको गलत लगे, लेकिन आप बोलिए, या कुछ जो भी मौका मिलता है उसको अवसर की तरह आप उसको स्वीकार कीजिए। क्योंकि वहाँ आप कुछ बोलेंगे तो आपका कुछ मनोबल बढ़ेगा, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर यहाँ से बोल रहे हैं, अगर सोचिए यूट्यूब में वीडियो जाएगा तो और कितने बच्चे हैं और भी जो लोग हैं जो ऑनलाइन में है, जो भी देखेंगे तो मोटिवेट होंगे। तो अगर हमारे किसी एक शब्द से अगर किसी की लाइफ स्टाइल चेंज हो, बेहतर हो, तो हम चाहेंगे कि हमारे शब्द बार बार प्रोनाउंस से बार बार निकलें। अब जैसे सर की है, सर की स्पीचेस कितने लोगों की लाइफ चेंज हो गई है। अब हमारी मीडिया के सिलेक्शन में तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। और समय के साथ क्या बोलते हैं, अगर ऑफ ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता तो शायद नहीं हो पाता, या क्या होता हो तो बात की बात है। तो समय का एक एक पल बहुत कीमती है, तो आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे ये आप पे निर्भर करता है। क्योंकि जो चला जाएगा वक्त फिर नेवर कम बैक, वो आने वाला नहीं है दोबारा। तो जो भी आपके पास समय पल जो भी मिला हुआ है, आप उसको कैसे अपने फेवर में, दुनिया की छोड़ दीजिए, दुनिया क्या कर रही है नहीं कर, दुनिया जो कर रही है, जहाँ जिसको जाना जाएगा, लेकिन आप उस समय को अपने पक्ष में कितना और कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। आपकी जो कुछ दिमाग में आया हाँ सर, कुछ सोचे हैं। जैसे होता है ना कि हम दूसरे पे कमेंट करते हैं कि अरे वो इतने दिन से पढ़ रहे हैं सेलेक्ट नहीं हुए, अरे वो इतने दिन से पढ़ रहे हैं सेलेक्ट नहीं हुए। लेकिन एक ये चीज़ है कि उनको तो आप कह रहे हैं, लेकिन आप क्या हैं, दूसरों को कह रहे हैं। तो अपने बारे में सोचिए, ये एक माइंड में ये चीज़ रखिए कि सबका तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, लेकिन आपका क्या होगा। हमने तो यही सोचा। सर कहते थे ना कि मतलब दूसरे पे ध्यान मत दीजिए, अपने पे दीजिए। तो वही मैंने सोचा कि सबका तो कुछ जैसे होता है ना एक लड़कियों का कि लड़कियां हैं, इतनी एज हो गई, चलो शादी ब्याह कर दो, चूल्हा चौका करेंगे अपना, कमा के खिलाएगा पति। लेकिन मुझे तो ये था कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे तो खाना बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो यही सोचती थी कि मुझे ऐसी जॉब लगे जिसमें मुझे खाना ना बनाना पड़े। तो मैंने सोचा भाई कि सबका तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। जैसे मेरा भाई है, मैंने सोचा अगर उसकी जॉब नहीं लगी, वो भी कहीं ना कहीं कमा खा लेगा, उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर में निभा लेगी फिर। लेकिन मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो जॉब करनी ही करनी है। और जब ये है कि पर्सनल चीज़ों को कि हमें ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे ये जो मेरी ज़रूरत है वो पूरा हो जाए। मैंने तो इसीलिए सोच के मैंने हमेशा सेंट्रल जॉब को ज़्यादा प्रेफर किया है, क्योंकि उसमें सुविधाएं ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा कि सेंट्रल का रहेगा तो ठीक है, उसमें खाना वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा, मेस में खा लेंगे। अभी भी कभी कभी हम वही करते हैं, जाके मेस में खा लेते हैं। वही है कि हमें ये चल के मान के चलना चाहिए कि सबका कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारा क्या होगा, हमारी लाइफ का क्या होगा। जो सर मोटिवेट करते हैं, ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा सुनैना जी का। आप लोग को अच्छा लगा? तो मैं अपेक्षा करूँगा कि आप लोग भी सिलेक्ट होके आके अपने से अनुभव देंगे, और कुछ लोग तो बताएंगे भी नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और आप लोग के बातों से ऐसा लगा कि आप लोग शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक थे, और आप लोग को शिक्षा पहली प्राथमिकता देनी भी चाहिए। अगर सुबह जगिए तो कुछ लोग तो पहले सफाई में लग जाते हैं, रूम की सफाई, अपनी सफाई,
और सिलेबस की सफाई छूट जाती है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत कर देना चाहिए सुबह, ताकि सिलेबस सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिलेबस की सफाई हो गई तो सबकी सफाई हो जाएगी, रूम की भी हो जाएगी। और हम लोग काफ़ी साल ऐसे ही गंवा दिए, बाद में समझ में आया। ऐसे लगता था ना, पहले सब साफ कर लो, पूजा पाठ कर लो, मेंटेन हो जाओ तब पढ़ो, तो आधा एनर्जी ख़त्म हो जाती थी। और 2 घंटा पढ़ो, फिर 10 बज जाता था, 11 खाने का टाइम। तो कोच के मार्गदर्शन में आने से ही फायदे हैं सर। मुझे नहीं पता हम लोग कोच बनेंगे कभी जीवन में, लेकिन ज़रूरत थी कुछ से किया जाता था, लेकिन ऐसा लगा दूसरे के लिए कुछ किया जाए। तो मुझे यही समझ में आया कि शिक्षा ऐसी चीज़ है, दूसरे के लिए होता है। शिक्षा दूसरे को दी जाती है, शिक्षा ग्रहण नहीं की जाती। अपने लिए कभी पढ़ा जाता है, लेकिन उसके बाद अगर आप पढ़ाने लगे तो दूसरे के लिए हो जाता है। तो ये मुझे लगता है इससे बड़ा दान कुछ नहीं है। तो किसी ने कहा था कन्यादान होता है सर, अरे कन्यादान लायक होना भी जरूरी है। तो शिक्षा का दान बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उस लायक हैं तो मैं कहीं भी जाता था, इलाहाबाद रहते थे, तो कुछ नहीं, कुछ पढ़ाई लिखाई बारम करते थे, लोग सुनते नहीं थे, निगलेक्ट करते थे। लेकिन मैं अपना बात कह लेता था, लेकिन लोग सुनते नहीं थे। उसको प्रूफ सिद्ध करने के लिए बहुत समय देना पड़ा। तो आप लोग शिक्षा को पहले प्राथमिकता दीजिए, उसी में सारे रहस्य छिपे हुए हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो बिजनेस भी कर लेंगे। देखिए, जो लोग मंत्री विधायक हो जा रहे हैं, मुख्यमंत्री, वहाँ अभी योग्यता नहीं निश्चित किया गया कि आप PhD हों तभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो सब पढ़े लिखे लोग का ही सहयोग रहता है, तभी लोग चला पाते हैं। उनके सचिव होते हैं, उनके सब भाषण तैयार करते हैं। तो आप लोग शिक्षा के पहले प्राथमिकता दीजिए, और कोई शौक मत रखिए, पढ़ने का शौक, तो सब कुछ मिलेगा। गाड़ी भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा, और पैसे भी खूब आएंगे। और इस प्रयागराज की धरती में बहुत सारी रहस्यवाद छिपे हुए, सब नहीं समझ। बहुत लोग आते हैं, बीमारी बहाना लेके चले जाते हैं। पढ़ने की ना बीमारी, पढ़े ना वो एक बीमारी। तो आप लोग देखिए, सब सफल लोग ही हैं, और देखिए आप भी सफल हैं, सर भी सफल हैं, और सफल होके कैसे क्या कर रहे हैं। क्या ज़रूरत था यहाँ आने की, घर पे डाल सकते थे, लेकिन कुछ है अंदर फीलिंग, कुछ देने का, इसीलिए इतनी दूर यात्रा करते हैं। बहुत सारे टीचर सफल होकर निकल जाते हैं, मुड़ के कोई नहीं आता। आज हम लोग के साथ बहुत लोग पढ़े हैं, नरक से मुक्ति मिल गई। क्या प्रयागराज नरक है? अगर नरक होता तो आप सेलेक्ट होते। तो लोग नरक का नाम लेते हैं, गलत समझते हैं। अगर मरने के बाद भी कोई इच्छा व्यक्त कर रहा कि हम प्रयागराज में हमारी अस्थियां विसर्जित हो, तो नरक है? मतलब मरने के बाद, मरने से पहले सोच लेता कि हमारी अस्थियां संगम पे विसर्जित, तो नरक होता तो शायद पहले ना कहते, अच्छा के लिए कहते हो। तो आप लोग बहुत तपस्वियों की जगह है, और बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग यहाँ रहे हैं। तो आप लोग भी किसी ऋषिका से कम नहीं। ऋषिका से भी ऋषिका होता है, तो आप लोग ऋषिका हैं। तो ऋषि लोग रहे हैं यहाँ पे। तो जो लोग ऋषि और ऋषिका बनेंगे, वही लोग को सफलता मिलती है। और ऋषि ऋषिका की क्या आवश्यकताएं होती है आप लोग जानते ही। उनके सारे 100-80% खत्म हो जाते हैं, तभी लोग ऋषि बनते हैं। तो ये हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग ऐसे ऋषिका बन जाए, वो बस कुछ समय के लिए, जब तक वो लंबा ना छपे, उसके बाद स्वतंत्र हैं आप। और कुछ करिए समय से पहले, धीरे धीरे बैलगाड़ी की तरह मत चलिए। जिन्होंने भेजा है उनके रहने से, रहते वक्त ही दिखा दीजिए कुछ,
नहीं पछतावा ही होगा। जो आप लोग को कमेंट कर रहे हैं, कुछ करके दिखा दो ताकि मरने से पहले जान तो जाए हमने कमेंट किया, गलती किया। अब वो मर जाएंगे तो क्या करेंगे आप बताएं। तो उनके जीने से ही पहले हम लोग को कुछ करना है। तो आप लोग निराश मत होइए, ये सब संविधान दान टेंशन मत लीजिए। 5 ही सवाल आएगा, 5 ही प्रश्न आएगा, और बहुत सारे प्रश्न सुन लिए हैं, उसी में से है। अब जो पढ़ रही हैं बस कंफ्यूजन दूर करने के लिए सब पढ़ चुके हैं। तो पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोटिवेशन। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आज सुनैना जी का क्लास देख के। अब मुझे लगता है बहुत सारे ऑनलाइन के लोग के अंदर आ गए अंदर से। मुझे नहीं पता था सुनैना इतनी पढ़ाई में पॉजिटिव सोच के। मुझे नहीं लगता ऑनलाइन के लोग भी इसे पढ़ते हैं। ऑनलाइन के लोग की पढ़ाई से ऑफलाइन को पीछे कर रहे हैं, गांव से पढ़ करके। तो बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग पढ़ाई करिए।